दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आप लोगों को इस सब्जेक्ट में कि सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसे हो पाएगा, मेरा तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तैयार करा दूंगा, आप लोग कोई टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल के भी और नागरिक शास्त्र के भी, अर्थशास्त्र के भी। ठीक है, वो भी विथ सोल्यूशन के साथ। ठीक है, मैं उत्तर भी इसका लिखा हूँ साथ ही साथ कि जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो पे अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र तक ताकि उनका भी अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए हम बात करेंगे पहले इतिहास के टॉपिक को। ठीक है, इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए इतिहास में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। 2021 बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है प्रश्न तो उत्तर लिखेंगे आपके 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े थे। उदारवाद व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता प्रदान करता है, यही उदारवादी राष्ट्रवाद है। ठीक है, देखिए बहुत ही मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है, आप आराम से इसको याद करके लिख सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके स्टूडेंट एग्जाम में जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली के एकीकरण कब हुआ था। इटली के एकीकरण कब हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो लिखेंगे उत्तर आपकी संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसम्मति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। कब? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन देगा आपको तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखना है आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ने दुनिया भर में एक नई राजनीति एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण किया जिसमें करों की बढ़ोतरी, कीमतों में वृद्धि तथा बलपूर्वक सेना में भर्ती किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया था। तो इस प्रकार आप उसकी स्थिति का विवरण जानकारी दे सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा की जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कर रहा है कि कारण ला से क्या आशय है। कारण ला से क्या आशय है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न बहुत बार है कि कारण ला से क्या आशय है। तो आप देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न जिसे मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कार्न ला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कह रहा है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, वहां पे प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। इस कानून को सामान्यतः क्या किया जाता है, कार्न ला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा इसे प्रश्न नंबर चौथे को। अब प्रश्न नंबर पाँचवें के बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है इसे देखेंगे हम। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कौन? तो कितने सन में? 1832 ईस्वी में कौन? कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को क्या दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। चलिए तो यहाँ पे टोटल मैंने कितने टोटल इतिहास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बात कर लिया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा चांस है आने का। ठीक है, अब यहाँ पे इतिहास का टॉपिक खत्म होता हुआ 5 क्वेश्चन में लिया हूँ इतिहास से। अब भूगोल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसको आपको तैयार करके भी जाना है।
चलिए स्टूडेंट देखिए अब भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे। और देखिए भूगोल के पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से क्या आशय है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से क्या आशय है, तो उत्तर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से आशय है देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना तथा संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, यही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या से देश में जितने भी उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना और संसाधन विकास के लिए एक योजना तैयार करना ही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को क्लियर कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप उत्तर लिखेंगे कि गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कौन सा ज्वारीय वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए सुप्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को स्टूडेंट आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया होगा, कोई नो डाउट होगा आपको प्रश्न नंबर दूसरे में। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि भूमिगत जल से क्या आशय है। भूमिगत जल से क्या आशय है, तो स्टूडेंट आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा के जल की कुछ मात्रा, वर्षा के जल की कुछ मात्रा लगभग कितने 22% मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाती है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभम जल कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बारिश होती है उसका 22% अगर जल अवशोषित कर लेता है, भूमिगत में मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल या अधोभम जल कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे नोट करके याद कर लिए, अभी याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा तीनों अगर आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख के ही जान गए होंगे। देखिए रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। रबी खरीफ से पक्का क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है, तो रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए रबी की फसल में कौन सी फसल आती है? गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ आदि, ये सब रबी की फसलें होती हैं। और खरीफ की फसलें क्या? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली इत्यादि, ये क्या होती है? खरीफ की फसलें। तो रबी और खरीफ की फसलें दोनों याद होनी चाहिए कि कौन से फसल होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना आपको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे को। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया हो तो। और क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है, जिसको अल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है। सिंपल शब्दों में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बायोगैस से। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब तक मैंने लगभग 5 इतिहास के क्वेश्चन और 5 भूगोल के क्वेश्चन में डिस्कस करे, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, वो क्वेश्चन करिए जो एग्जाम में आया। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक हमने नोट कर लिया, तो अब हम नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए नागरिक शास्त्र आपकी स्क्रीन पे आ गया है और इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन कौन लोग करते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार होता है उसका जो निर्वाचन होता है कौन लोग करते हैं, बताइए। चलिए तो उत्तर आप लिखेंगे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार निर्वाचन कौन करता है, तो जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वही उनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकारों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। समझ रहे हैं? कह रहा है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय जो सरकार होती है वो प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को क्या देती है, आदेश दे सकती है, परंतु जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य का आदेश नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकार को जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो करने का आदेश नहीं दे सकती है। यही आपका संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। तब उत्तर लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, तो राज्य सरकार को है। ठीक है, किसको, राज्य सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे कि समरूप समाज किसे कहते हैं। ठीक है, समरूप समाज किसे कहते हैं स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे आपकी एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती हैं। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती है उसे समरूप समाज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समरूप समाज कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हूँ, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज में लैंगिक असमानता का अधिकार क्या है। समाज में लैंगिक असमानता का अधिकार क्या है, तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि समाज में लैंगिक असमानता का आधार स्त्री एवं पुरुषों की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के विषयों में प्रचलित रूढ़िवादी छवियां तथा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज में लैंगिक असमानताओं का अधिकार क्या है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना है किसी कीमत पे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर पाँचवें को। तो अब तक देखिए इतिहास के भी 5, भूगोल के भी 5, अर्थशास्त्र के भी नागरिक शास्त्र के भी 5, 15 मिनट टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके, अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि सभी विषय पर कमांड बने और चारों विषय आप कमेंट कर लें सब्जेक्ट को और अच्छे मार्क्स आप ला सके सामाजिक विज्ञान में। चलिए अब उसको देखते हैं, अर्थशास्त्र को। चलिए स्टूडेंट देखिए अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। कह रहा है कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह मानव विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका है। यह रिपोर्ट 3 मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। कौन कौन 3 मापदंडों से, तो पहला जीवित मानक, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति और तीसरा लोगों का शैक्षिक स्तर। यह 3 मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। ठीक है, मानव विकास। तो उम्मीद करता हूं कि देखिए पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। तो आप इतना लिखकर और तीनों जो मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना की जाती है इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपको कि पहला बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के आधार अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वे द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीय क्षेत्र समझ में आया कि जब प्राकृतिक उत्पादों को क्या विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी आप याद कर लेंगे, 3 लाइन का है। चलिए स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने तैयार कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। वर्तमान में इस समय जो आर्थिक गतिविधियां का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां का महत्वपूर्ण क्षेत्र तृतीय क्षेत्रक है जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, आज तृतीय क्षेत्र को जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब तक मैंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही आपको एग्जाम में पहुंचना है, अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एकदम
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं चुनिंदा क्वेश्चन चूज करके आया हूँ जो कि कई वर्षों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। कह रहा है कि इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। स्टूडेंट बताइए आप, जूसेपे गैरिबाल्डी के, ऑटो वान बिस्मार्क के, कि नेपोलियन के, कि विलियम प्रथम के। स्टूडेंट ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। स्टूडेंट ठीक है, चलिए इसका सही आंसर सबको मालूम होगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को चैप्टर वाइज कि एकदम सभी क्वेश्चन रटे होने चाहिए आप लोगों को। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, ऑटो वान बिस्मार्क के बाद खत्म। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है, बस हम लोग को रिविजन करना है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर, नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, याद हो गया हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग कब आरंभ किया। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाए थे वो कब आरंभ किए थे, 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, कि 1923 ईस्वी को। चलिए बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। सबको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि सभी लोग बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, 1920 ईस्वी को। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को, एकदम तुरंत क्वेश्चन है, तुरंत आपको इसका आंसर बता देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि बस हम लोग के दिमाग में सब चल रहा है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर तुरंत आप देखते बता देंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बता दिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तुरंत आपको बताइए स्टूडेंट। एकदम आपको इसको एकदम एक क्वेश्चन से इसको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आपको बता देना है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, सबको बताइए आंसर तुरंत। कहाँ पे, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तुरंत बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। सबको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा करा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए सबका आंसर आना चाहिए सही सही, कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट। आप इसका सही आंसर देना है आप लोगों को किसी कीमत पे। तो दक्कन के पठार पे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। नो डाउट आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप तो भूलना नहीं, आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए करा है चिपको आंदोलन संबंधित है। ये पॉपुलर बहुत प्रश्न है। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, कि वायु संरक्षण से। बता दीजिए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, सब बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, वन संरक्षण से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय जो चुनिंदे क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी सलूशन के साथ लेकर आए हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा जो कि बिना सलूशन का नहीं मिलेगा, सब सलूशन मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चुनिंदे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि असहयोग आंदोलन कब 1922। अभी याद कीजिए हमारे साथ, असहयोग आंदोलन कब 1922 ईस्वी में। कहाँ, चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। किसके कारण, तो चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था स्टूडेंट। और कितने सन में, तो 1922 ईस्वी में लिया गया था। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग धुआं उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट देखिए, ये कह रहा है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे इसका उत्तर हम लोग, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, समझ रहे हैं स्टूडेंट, और कई सालों से एग्जाम में आते चले गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो चलिए उत्तर में सबसे पहले हम हेडिंग, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन। अजैव संसाधन हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट इसमें हम लोग लिखेंगे वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पर्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैं बता दूं, मनुष्य लोग हैं, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, पशुधन है तथा मृत्स्य जीवन आदि, ये सब हमारे जैव संसाधन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैव संसाधन क्या होते हैं, जो जीवमंडल से होती हैं, मतलब वे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीवमंडल से प्राप्ति जिनकी होती है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। इसी प्रकार अब हेडिंग दूसरी डालेंगे अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में चट्टानें और धातुएं, यह सब निर्जीव वस्तुओं से बने होती हैं, इसलिए अजैव संसाधन कहलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन कितना हमने आसानी से आप लोगों को बता दिया। आपने इसका उत्तर भी अपने अच्छे ढंग से लिख लिया, याद कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथा बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत क्यों हुई थी। कह रहा है कि जो कृष्णा और गोदावरी का विवाद हुआ था उनकी शुरुआत क्यों हुई थी स्टूडेंट, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा स्टूडेंट। इसलिए यही कारण था आपका कृष्णा और गोदावरी विवाद की शुरुआत का। ठीक है स्टूडेंट, इस कारण यह उनका शुरुआत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर कर लिया आपने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न में करा रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हैं। तो वीडियो को एकदम आप देखते रहिए और क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे ये बोल रहा है स्टूडेंट कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में करा रहा हूँ आप लोगों को। भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताना स्टूडेंट। और हम उत्तर लिखेंगे कि भारत की 4 प्रमुख जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी है। गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, चना हुआ और सरसों हुआ। ये सब रबी के प्रमुख फसलें हैं, भारत की जो रबी की प्रमुख फसलें हुई। तथा खरीफ की जो फसलें हैं, जैसे अब खरीफ की फसल में कौन आएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि प्रमुख हैं। तो देखिए हमसे पूछा था कि भारत की 4 रबी की और 4 खरीफ की, इतना मैंने बता दिया, याद नहीं हो जाएगा आप लोगों को। रबी की फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आता है और खरीफ की फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली आता है। बात खत्म, हमने तुरंत याद कर लिया इसको। इसके संबंधी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हम तुरंत बता दूंगा, आप लोग भी बता देंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार पढ़े जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे उन्हें जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है हमको ये बताना है और 2 कारण भी इसका लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग 2 कारण लिख देते हैं। तो पहला कारण हम लिखेंगे यह कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशासकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा उसका जो कारण था वो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा
सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। तो यह जो कारण थे, यह दो कारण वाटो वान बिस्मार्क के जनक क्यों कहा गया, उसके यह कारण थे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपने नोट कर लिया होगा लघुत्तरीय का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपने नोट कर लिया, नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी दो शर्तें लिखिए। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी दो शर्तें लिखने के लिए बोला है। चलिए लिखते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किनके हस्ताक्षर हुए, तो हमारे गांधी जी के और डॉक्टर हमारे वी.आर. अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हुए सितंबर 1932 में हुए। पूना पैक्ट की दो शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन शर्त निम्नलिखित है, तो पहला लिखेंगे हम लोग कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस ले लेना, और दूसरा था दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो यह दो कारण था। तो यह यहाँ पे दो शर्त थे। वहाँ पे जब 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ तो वहाँ पे दो शर्तें दी गई, ये दो शर्तें। और हस्ताक्षर किनके किनके हुआ पूना पैक्ट पे, था हमारे महात्मा गांधी जी के और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के। यह प्रश्न आपको याद हो गया, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि एक बहुत ही मोस्ट दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, विगत वर्षों से बहुत 10 सालों से पूछा जाता है। मतलब ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या बताया जाए। ठीक है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए उत्तर सहित मैं लेकर आ रहा हूँ। कह रहा है ये प्रश्न 3 कैटेगरी से पूछे जाते हैं, 3 प्रकार से। तो पहला प्रकार आपसे पूछा जा सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या तो इसी प्रश्न को इस रूप से पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी दे सकता है आपको कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए ये 3 प्रश्न एक ही प्रश्न है, मतलब उनकी अवधारणा अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो कोई दे सकता है आपको। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना, समझ रहे हैं, किसी कीमत पे। चलिए तो हम उत्तर इसका लिख लेते हैं। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। ठीक है, किस किस प्रकार थी, उनके निम्न प्रकार आपको पॉइंट वाइज में बताऊंगा। तो पॉइंट आपका पहला लिखना है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो इटली था वो अनेक वंशानुगत राज्य व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था स्टूडेंट। यह पहला पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसी में आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा कह रहा है कि इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो वहाँ पे इटालवी भाषा थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा कारण था कि 1830 के दशक में जूसेपे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और उसने टांग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। उसने कौन सा संगठन स्थापित किया, तो टांग इटली नामक क्या किया, गुप्त स्थापित किया। किसने, 1830 ईस्वी में। कौन, जूसेपे मैत्सिनी ने। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि 1831 और 1848 में 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया और पिडमांट के शासक विक्टर इमेनुअल द्वितीय आगे आए। ठीक है,
जो सार्डिनिया और पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, वो क्या किए, आगे आए किस दशक में, जब 1831 और 1848 के जो क्रांतिकारी असफल हुआ था। ठीक है, उस समय कह रहा है कि इटावली राज्यों में एक बिखराव आ गया था। ठीक है, जिन्हें संगठित करने के लिए जो सार्डिनिया और पिडमांट के जो शासक थे हमारे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, वो क्या उसमें भाग लिए, उसमें आगे आए। ठीक है स्टूडेंट, ये चौथा पॉइंट है। और क्वेश्चन और पांचवा पॉइंट इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि सार्डिनिया पिडमांट के जो प्रधानमंत्री थे काबूर ने, सार्डिनिया पिडमांट के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, काबूर। ठीक है, काबूर ने इटली के राज्य को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट छठवां पॉइंट में आपको लिखना है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, कितने में, सन 1859 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया था। ठीक है, ये आपका क्या है, छठवां पॉइंट। इसके बाद देखिए 2 पॉइंट और लिखना है, तब जाके यह क्वेश्चन संपूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। और सातवां पॉइंट आपको लिख देना है कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर दिया। ठीक है, स्पेन को क्या किया, पराजित कर सके। ठीक है, कौन, तो सार्डिनिया पिडमांट के जो सैनिक थे वो कहाँ प्रवेश किए हैं, कहाँ पे, सिसिलियो के राज्य में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से उन्होंने स्पेन को क्या किया, पराजित कर सके। चलिए, ये आपका सातवां पॉइंट। आप आठवां पॉइंट आपको लिखना है, लास्ट पॉइंट, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि 1861 में जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। समझ रहे हैं, 1861 ईस्वी में जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत किया गया, इटली का राजा घोषित कर दिया गया 1861 में, और 1870 ईस्वी में एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हो गया। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए वीडियो कंप्लीट होती हुई, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है, सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेना आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए। और ये मेरा महातांडों की सीरीज फर्स्ट है, समझ रहे हैं। इसी तरह रेगुलर सीरीज चलती रहेंगी आपका, तो ताकि एक भी उन लोगों को सीरीज छूट ना पाए, सभी वो क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए और याद कर पाए और अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, विकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पहले आप लोग आंसर बताएंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं। ठीक है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पहला यह है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आप बताइए, क्वेश्चन जो नहीं आएगा तो खूब बोर्ड एग्जाम पास किया ना, इसका आंसर सबको आना चाहिए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था, इंग्लैंड से। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबको मालूम है कि नेपोलियन का संबंध किस देश था, फ्रांस से था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सी दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, सही आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे क्यों अग्रसर होते हैं, इसका भी आंसर सही आना चाहिए सभी लोगों का। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1919, 1924, 1929 की 1934। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। चलिए स्टूडेंट, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, सही आंसर हो गया स्टूडेंट। सबका सही रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। सबको आना चाहिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है स्टूडेंट, 20, 22, 24 की 26। बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का समावेश किया गया, तो 22। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर 22 भाषाओं का समावेश हुआ स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन 20 सही आंसर हो गया है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे।
क्या प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में कि विधानसभा में कि मंत्रिमंडल के पंचायती राज की संस्थाएं में। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं दी गई है किसमें? इसमें 4 ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज के संस्थाएं में, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए इसका सही आंसर सभी लोग दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 को कि 1 जनवरी 1995 में कि 1 जनवरी 1990 में कि 1 जनवरी 1985 में? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बहुविकल्प खत्म होता हुआ तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय पढ़ लेते हैं। और अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं? बहुत बार विगत वर्षों से बहुत बार लगातार पूछा आ रहा है, ठीक है, कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहाता है। कई बार जो जल होता है विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपर्दन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट, इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा अति लघु उत्तरीय का, ठीक है, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट देखिए अब हम जानेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है। कितनी? एक स्तरीय सरकार होती है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें जो केंद्रीय सरकार होती है वो प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य यहाँ आपने जान गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी आपने नोट कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5-7 साल से लगातार ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ इसको, ठीक है, कि नारीवाद क्या था? नारीवाद क्या था स्टूडेंट? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताता हूँ, इसके किसी कीमत पर लिख के तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। कह रहा है कि स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है, ठीक है। कह रहा है कि स्त्री व पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट कर और याद करके आप लोग जाइएगा इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है, क्योंकि कह रहा है इसमें कि भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम बताइए। या तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, इस प्रकार भी पूछ लेगा कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, 2 पूछा हम बहुत सारा लिख देते हैं ताकि आपको कोई याद हो जाए। तो भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में यहाँ पे काकरापारा जो कि गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र है, और रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और कैगा कर्नाटक में, और कल्पकम तमिलनाडु प्रमुख हैं, ठीक है। तो यहाँ सब भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र के नाम है। जैसे पूछा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा के नाम बताइए, तो यहाँ पे ये सब उपस्थित हैं। किस राज्य में वो भी लिख दिया हूँ, कहाँ पे है वो भी लिख दिया हूँ, ठीक है। आराम से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग भी जानते हैं कि प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए इसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट आप लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार लिखना आपको। तो लिखना है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार
जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जैसे हम लोग कोई सरकार बनाते हैं, जैसे हम लोग प्रधान मुख्यमंत्री, और यहाँ पे वो तो एमएलए द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम लोग ग्राम प्रधान मान लीजिए, हम लोग वोट कर दिए, ठीक है, अच्छा वहाँ पे भी हम लोग ग्राम प्रधान कर दिए, और चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव जो आता है उसको हम लोग वोट करके और उन्हें जिताते हैं, वो हमारे हित के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि जैसे कह रहा है यहाँ पे देखिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी, तो हमारे द्वारा बनाई गई सरकार जो हमारे जो भी डिमांड होगा उस पर काम वो करेगी तथा लोगों की इच्छा तक की बनी रहेगी। जो भी हमें प्रॉब्लम होगी उसका वो सोल्यूशन देता रहेगा, ठीक है, सरकार, उसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने अति लघुत्तरीय देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न आपको किसी कीमत पर तैयार के जाना है। बहुत टाइम लगा इन सारे प्रश्नों को खोज के लिखने में कि कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रश्न तैयार करके जाइएगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नीति की घोषणा की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नीति का घोषणा किया था, इस उत्तर में आपको मालूम चल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उत्तर हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं के कारण, कह रहा है जो साइमन कमीशन हुआ था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं हुए थे, वही कह रहा शामिल नहीं के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इसे याद करके भी जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। किसी कीमत पे आपको जाना है इस क्वेश्चन को तैयार करके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला था लघुत्तरीय का, ये तैयार हो गया है। तो हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, और स्टूडेंट दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं दूसरा प्रश्न यह है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP में बता रहा हूँ आप लोगों को। व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। तो पहले हम उत्तर लिखेंगे कि राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का जो आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। अब कौन कौन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, हेडिंग लिखेंगे कि दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकती है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास व सूचक है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप लोग जान गए कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को, अगर दो देश है, दो देशों अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर रही हैं तो व्यापार ही कहलाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। अगर दो देश, जैसे हमारा अगर भारत अगर चाइना के साथ व्यापार कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। क्योंकि अब इसका क्या, समुद्री द्वारा, हवाई जहाज़ों द्वारा, स्थलीय मार्गों द्वारा क्या होता है, उसका आदान प्रदान किया जाता है। और दूसरा है स्थानीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार क्या होता है कि क्या राजस्थानी व्यापार उसे कहते हैं कि एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांव में होता है। तो समझ में आ गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है और स्थानीय व्यापार अपने, जैसे इंडिया में कई राज्य हैं, वो राज्य अगर आपस में करते हैं तो समझिए वो अब किसके अंतर्गत व्यापार आएगा, स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसका क्लियर हो गया होगा। वहाँ तक लघुत्तरीय भी आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न पढ़ लेते हैं। और इस वीडियो में आपको ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 7 नंबर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको हम आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि वियना संधि क्या थी। वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। या तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 7 नंबर का पूछता है, बहुत बार पूछा गया था। इसको याद कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए उत्तर मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिखिए उत्तर में इसको कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन
ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। ठीक है, इस सम्मेलन की मेज़बानी कौन? ऑस्ट्रिया के कौन? चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित थीं। कौन कौन? तो पहली व्यवस्थाएं लिखी है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। ये तो पहला आपका व्यवस्था हो गया इसकी। और दूसरा व्यवस्था यह था वहाँ पे कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। और तीसरा यह है कि फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। अब इस स्लिप में आपको चौथा पॉइंट मिलेगा, उसको नोट कीजिए। चौथा यह है कि प्रसा को उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। और पांचवा यह पॉइंट है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। और छठवां पॉइंट में कि पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा बना दिया गया जबकि प्रसा को मैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और लास्ट आपका पॉइंट सातवां, यहाँ पर आंसर क्लोज कर सकते हैं आप कि इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राज्यतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो ये 7 नंबर को पूछा जाता है तो जाहिर सी बात आपको दो पन्ना 3 पन्ना तो लिखो ही करेगा। ठीक है, तभी तो 7 नंबर आपको देगा। तो ये दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं सोल्यूशन के साथ आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट आपको होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महातांडव सीरीज ये क्लास 6वां था और क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक नहीं देखे सामाजिक विज्ञान का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि एक भी आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है महातांडव सीरीज की। ठीक है, चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना तो भूलना नहीं है। ठीक है आप लोगों को। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी रखे रहिए।